हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। उस फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत ही बेसिक बातों का अध्ययन किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों का अध्ययन किया था। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उनको अगर आप देखोगे तो आज का लेक्चर आपके समझ में और बेहतर तरीके से आएगा। तो आइए आज क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और आज के क्लास में हमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना है। वो टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं। क्या क्या? धारा घनत्व, गतिशीलता, ओम का नियम, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन पढ़ना है, प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध या जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, चालकता या फिर विशिष्ट चालकत्व, इन सब टॉपिक्स को आज हमें स्टडी करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो हर एक एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए ज्यादा बात ना करते हैं और आज की कहानी शुरू करते हैं, यानी कि आज का लेक्चर शुरू किया जाए। और आज के लेक्चर का अपना पहला टॉपिक है धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है? देखिए, हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ा और करंट के बारे में जाना कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो वेक्टर नहीं है, सदिश नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें डायरेक्शन होता है। तो धारा घनत्व भी एक धारा को ही बताता है, लेकिन अंतर क्या है? ये सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये होता क्या है? एक्चुअली ये भी बताता है कि करंट, ये कितना करंट पास हो रहा, लेकिन इसने कुछ क्राइटेरिया बता दिया। कहा कोई चालक है तो उसके एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से उसके लंबवत कितनी धारा गुजर रही है, वही कहलाता है धारा घनत्व। जैसे कि आपके पास ये कोई चालक है, ऐसे चालक ले लिया जाए ये, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसमें ऐसे धारा प्रवाहित हो रही जो पृष्ठ के लंबवत है, या 90 डिग्री ये धारा प्रवाहित हो रही आई, तब इस केस में आपको धारा घनत्व निकालना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर धारा घनत्व आपको निकालना है इस वाले चालक का, तो क्या करना होता है? पहले परिभाषा जान लेते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। मतलब कि अगर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है इस कंडक्टर में, तो उस केस में इसका जो धारा घनत्व होगा, धारा घनत्व को अक्सर हम J से डिनोट करते हैं इसको, और ये सदिश राशि होती है। और यहाँ पर J इक्वल टू हो क्या जाएगा? धारा घनत्व ये होता है करंट अपॉन एरिया, और एरिया साथ ही साथ यहाँ पर एन कैप लगेगा वेक्टर फॉर्म में। एन कैप मतलब ये डायरेक्शन इसका बता रहा है, जो कि इस पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है। अगर आप अदिश फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो, जे इक्वल टू क्या होगा? करंट अपॉन एरिया। ठीक है, ध्यान रखना करंट की मात्रा वो लेनी है जो पृष्ठ के लंबवत। ओके। अच्छा, यहां से आपको अगर करंट निकालने की जरूरत पड़े तो याद रखना नोट के रूप में कि जो करंट निकलेगा आई, ये क्या हो जाएगा? जे इंटू ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, जे डॉट ए होता है। ठीक है, याद रखिएगा करंट निकालने का तरीका क्या होगा? जे डॉट ए। जे डॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा? डॉट गुणा में याद है ना, ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? धारा घनत्व और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि जो पृष्ठ के लंबवत ये जो डायरेक्शन है और जो क्षेत्रफल सदिश होगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास धारा घनत्व का, इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा विद हेल्प ऑफ ये धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ जे धारा घनत्व का मात्रक, तो ऊपर है करंट और नीचे है एरिया। तो ऊपर करंट है यानी ऊपर हो गया एम्पियर, और नीचे एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इस तरह से एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये धारा घनत्व का मात्रक है। विमीय सूत्र निकालना हो तो विमीय सूत्र आप जे का निकाल सकते हो। ऊपर आई है करंट, करंट का
ए से लिखा जाएगा, नीचे क्या है ए मतलब एरिया है, तो क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, तो दोनों को साथ में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, साथ में लिखने पर बनेगा एल पावर माइनस 2 इंटू ए। ये धारा घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा, यानी कि डायमेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा धारा घनत्व का एल पावर माइनस 2 इंटू। क्लियर है। नौ, धारा घनत्व के बाद धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। अपवाह वेग जिसे आप अनुगमन वेग कहते हो, यानी कि जब आप चालक के सिरे पे वोल्टेज लगाते हो तो वोल्टेज लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन औसत वेग से चलते हैं वो वेग, उस वेग में और धारा घनत्व में संबंध क्या है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा है, करंट क्या होता है, आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी। यहां पर एन क्या है, एन कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एकांक आयतन में। ये क्या है एन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है ये एन। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ए क्या है, ए कहलाता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये वीडी क्या है, ये कहलाता अनुगमन या अपवाह वेग। ये रिलेशन हमने पहले पढ़ रखा है। अब हमें क्या करना, धारा घनत्व निकालना। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, जे इक्वल टू होता है आई बाई ए। अभी ऊपर पढ़ा ना, जे इक्वल टू क्या है, आई बाई ए। तो आई का मान रख दीजिए कितना, एन ई ए वी डी, और नीचे कितना है ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे आपके पास कितना आ जाएगा, एन ई इंटू वी डी। वी डी अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना, वी डी जो ये डी है इसी के नीचे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है वीडी। तो धारा घनत्व और अपवाह वेग में यही संबंध होता है, जे बराबर एन ई वी डी। ठीक है, अच्छा यहां से आप चाहो तो अक्सर हमें वीडी से पूछा जाता है रिलेटेड कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, तो वीडी निकालना, तो ये हो जाएगा जे अपॉन कितना, एन ई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जे अपॉन एन ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बात करें गतिशीलता क्या होती है। तो गतिशीलता का मतलब होता है जब आप वैद्युत क्षेत्र लगाते हो, तो वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जो आवेश वाहक होते हैं वो, उनके जो चलने का जो अपवाह वेग होता है उसी को गतिशीलता कहा गया है। गतिशीलता मतलब कौन कितना तेज चल रहा है। तो अगर हम चालकों की बात करते हैं तो चालकों में आवेश वाहक जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होगी, यानी उनका जो अपवाह वेग होगा, कब, जब आप एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाओगे तो वो जिस अपवाह वेग से चलेंगे वही क्या हो जाएगी, उनकी गतिशीलता। इसी प्रकार अगर हम चालक ना लेकर के अर्धचालक ले, तो अर्धचालक में आवेश वाहक दो होते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा होते हैं इलेक्ट्रॉन की रिक्त, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां जगह छोड़ देता है उसको होल या कोटर कहते हैं, तो वो कोटर। तो गतिशीलता ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की होती है, इस बात को ध्यान रखना। कोटरों की गतिशीलता कम होती, धनावेश की गतिशीलता कम होती। ठीक है, और चालकों में जो धनावेश होते हैं वो बंधे रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, केवल इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही। इसलिए जो आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको मोबाइल चार्ज कैरियर का नाम भी दिया गया है। ठीक है, मोबिलिटी से रिलेटेड है मोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, तो आवेश वाहक। तो अगर बात करें गतिशीलता की, गतिशीलता क्या होता है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, यानी जब E इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलाम लगा दो तो उस केस में जितना उनका अपवाह वेग या अनुगमन वेग होगा वही हो जाएगी गतिशीलता। गतिशीलता को हम लिखते हैं म्यू से। किससे लिखते हैं? म्यू से। तो म्यू इक्वल टू होगा क्या? Vd डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। गतिशीलता क्या होता है? Vd बाई E। यानी इसकी डेफिनेशन अगर आप देना चाहो तो ये भी दे सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। इसे आप क्या कह सकते हो? अनुगमन वेग व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। ये कहलाता है गतिशीलता। ठीक है, और ध्यान रखना गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की अधिक होती है इन कंपैरिजन टू कोटर्स। ओके, अच्छा अभी हमने इससे पहले पढ़ा क्या है कि J इक्वल टू एन ई वी डी या वी डी इक्वल टू कितना आया था? J अपॉन एन ई। तो इस क्रम में इसको ये भी लिख सकते हैं, म्यू को म्यू इक्वल टू हो जाएगा Vd का मतलब हो जाएगा J अपॉन एन ई और साथ में नीचे E है, ये भी चलेगा। ठीक है, और भी आगे इसको बढ़ाना चाहें तो और भी इसको लिख सकते हैं क्या? देखिए J इक्वल टू क्या था? I बाई ए। J इक्वल टू क्या था? I अपॉन ए। तो यहां पर आप चाहो तो I लिख दो बाई ए, ए नीचे हो जाएगा एन ई ए इंटू ई, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस रूप में भी इस रूप में भी। तो ज्यादातर आप ये और ये वाला लर्न रखिए, बस बाकी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपके पास फार्मूला बनकर आ गया किसका? मोबिलिटी का, यानी कि गतिशीलता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसी पर क्वेश्चन है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 गुणे 10 का घात 28 प्रति घन मीटर है। 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 वर्ग मिलीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.4 गुणे 10 का घात -6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड है। ये उत्तर प्रदेश 2015 का सवाल है। आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है। यहां पर आपको कैलकुलेशंस पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, तो सबसे पहले जो जो गिवन है उस बात को हम क्या करते हैं? नोट करते हैं। ठीक है, जो भी गिवन हो उस बात को हम नोट कर लेंगे। चलिए क्या क्या गिवन है देखते हैं। अपने पास तांबा है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व प्रति घन मीटर यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जिसे आप क्या लिखते हो? स्मॉल एन से। आपके पास स्मॉल एन पता, क्या पता है? स्मॉल एन पता। ठीक है, तो स्मॉल एन का मान रख लेते हैं। कितना है? 8.5 गुणे 10 का घात 28 प्रति घन मीटर यानी कि प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया। इसके बाद लंबाई दे रखा है चालक की L इक्वल टू 0.2 मीटर, और क्षेत्रफल A से लिख दें, ये दे रखा है कितना? 1 वर्ग मिमी यानी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर है, इसको मीटर में बदलिए, यानी कि ये हो जाएगा 10 पावर -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, मिलीमीटर स्क्वायर मीन्स 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। समझ में आ? अच्छा, अब आपके पास वोल्टेज दे रखा V। V कितना है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, और गतिशीलता भी दे रखा है, यानी इसका भी उपयोग होना है म्यू। कितना है? 4.4 गुणे 10 का घात -6 मात्रक है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड।
ये आपके पास दे रखा है। बताना क्या है, धारा का मान बताना है, आई कितना, ये बताना है। तो आई का फार्मूला तो हमने पढ़ा है, क्या, एन ई ए इंटू वी डी। तो अपने को पता क्या नहीं है, देखो एन का मान दिया है, ठीक है, ई का मान हमको पता है, ए का भी मान पता है, पता क्या नहीं है, वीडी। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी को निकालना होगा। ठीक है, तो वीडी कितना हो जाएगा देखते हैं। अभी हमने इसके ऊपर क्या पढ़ा, म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई होता है। तो वीडी कितना हो जाएगा, म्यू इंटू ई। तो आई इक्वल टू एन ई ए, और ये जो वीडी है, इस वीडी को हम क्या लिख देते हैं, म्यू इंटू ई। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, वी डी बाई ई। इसके अनुसार अगर आप वी डी निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, ये हो गया। अब ई भी तो नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, अपने पास विभव प्रवणता वाला है ना फॉर्मूला, म्यू ई इक्वल टू क्या होता था, वी बाई एल, याद आया, विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल, ये भी पढ़ रखे। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ पता है, फार्मूले में वो सारी चीजें आ गई जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है। ठीक है, अब तो सिर्फ और सिर्फ मान ही रखना है ना, तो मान रखते हैं, मानना मान, मैं तेरा मेहमान। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको सारा मान रखना है। सबसे पहले क्या रखना है, सबसे पहले रखना एन का मान। एन का मान कितना है, 8.5 गुणे 10 का घात 28। अच्छा, फिर रखना है ई का मान, जो कि होता है 1.6 गुणे 10 का घात -19, यहाँ गुणा है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ए का मान 10 का घात -6, और म्यू का मान, म्यू का मान है 4.4 गुणे 10 का घात 4.4 10 का घात -6, ये हो गया। और V का मान है 4 वोल्ट, L लंबाई है 0.2 मीटर, ये इतना आ गया। काफी लंबा कैलकुलेशन दिख रहा है, ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा हटा दूं। अब देखिए, सारी वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है, जितने भी नंबर्स हो सबको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर्स को इकट्ठा कर लीजिए। तो जब इतना काम आप करोगे तो काम करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। 8.5, 1.6, 4.4, इनका गुणा करते हैं। तो मैं कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं, लेकिन आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है एग्जाम में, इसलिए अपने कैलकुलेशन की स्पीड भी बना के रखना होता है। तो है 8.5, इसको गुणा करेंगे 1.6, और इसके बाद 4.4, और इसको गुणा करना है 4 से, ये आ गया आपके पास 239.36। अच्छा, नीचे 0.2 भी है, इसको भी लिख दे 0.2। इंटू पावर को इकट्ठा करिए, देखिए माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, 6 और 6 12 और 19, 12 10 32 और 9 9 2 11, यानी कि 12 10 22 होता है, 22 और 9 31। ठीक है, तो 31 28, 28 से 31 निकलेगा तो कितना बचेगा, 28 से जब 31 निकालोगे तो 3 बचेगा, तो ये माइनस का 3 आ गया। यहां से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहली बात यहां पर 0 लगा लीजिए और दशमलव को दीजिए हटा। अब 20 से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करोगे तो 1 टाइम दिख रहा है ना,
21 जा 20, 3 बचेगा 39 हो जाएगा। तो फिर से आपके पास 22 जा 40 के आसपास जाने वाला है, ठीक है, लगभग जाएगा। वैसे आपके पास 1 ही रखते हैं, चलिए 21 जा 20, फिर कितना बचेगा, बचेगा आपके पास 19 और यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 193। तो 9 टाइम्स जाएगा। अब बचा कितना, 80 और 10 3 13, यानी 136 हो जाएगा। अब कितना जाएगा, 136 20, तो लगभग 6 के आसपास जाएगा, इंटू 10 पावर माइनस का 3। तो इसे आप अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हो, देखिए 10 का घात -3 का मतलब है 3 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.196 एम्पियर, जिसे लगभग आप लिख सकते हो 1.2 एम्पियर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एम्पियर है, याद रखिएगा, एरिया नहीं है, एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 एम्पियर। कैलकुलेशन थोड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो कैलकुलेशन किया जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक अपना है ओम का नियम, जिसे आपने क्लास 10th में बखूबी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी जान लो। ओम का नियम क्या कहता है कि अगर कोई चालक है और उस चालक का अगर हम फिजिकल कंडीशन जैसे कि ताप ना परिवर्तित करें, तो उसमें जितना ज्यादा आप विभवांतर उत्पन्न करोगे उतने ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि जो विद्युत धारा है वो विभवांतर के समानुपाती, जितना ज्यादा विभवांतर उतने ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक, ध्यान रखना चालक के लिए केवल, कि भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब ताप सब होता है, जैसे ताप आदि में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात जो ऐसे विभवांतर अगर V हो और धारा I हो तो V प्रोपोर्शनल I। V यहाँ विभव नहीं, ध्यान रखना, V क्या है, विभवांतर है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू R I, जहां R क्या है, R एक नियतांक है, R क्या है, एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और यहां से आपके पास V इक्वल टू आई आर, आपकी सुविधा के लिए इसको ऐसे याद रखते हैं, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। लेकिन V इक्वल टू आई आर ये ओम का नियम कहना उचित नहीं है। ओम का नियम तब होगा जब R कैसा हो, नियत हो। R एक नियतांक हो, अगर R नियतांक नहीं है उस केस में ये ओम का नियम नहीं है। ओम का नियम तभी होगा जब R कैसा हो, नियत हो। तो यहां से अगर आप प्रतिरोध देखोगे तो प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। R का मात्रक निकालिए, प्रतिरोध का मात्रक
रेजिस्टेंस कहते हैं प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक देखिए V क्या है, ऊपर वोल्टेज है, वोल्ट हो गया, और नीचे I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। अब क्योंकि प्रतिरोध अभी तक हमारे फिजिक्स में नहीं आया था, पहली बार आया है, इस वजह से इसको एसआई सिस्टम में एक नाम दिया गया, जिन्होंने इसको बनाया, यानी जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, उन्हीं के नाम के अनुसार आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और इसे डिनोट किया जाता है एक सिंबल के द्वारा, ओमेगा के द्वारा। ठीक है, तो आर का मात्रक ओम है और इसे इस ओमेगा के द्वारा डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और आर अदिश है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वी और आई दोनों के दोनों कैसे हैं, अदिश हैं, इसलिए आर भी क्या होगा, अदिश होगा। अब आर का विमीय सूत्र लिखिए, आर का विमीय सूत्र, तो आर का विमीय सूत्र लिखने के लिए आप क्या करिए, इधर वी का विमीय सूत्र लिखिए अपॉन आई का विमीय सूत्र लिखिए। जब आप वी और आई दोनों का विमीय सूत्र लिख लोगे तभी तो निकाल पाओगे। तो वी का विमीय सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता था, तो उसके अनुसार V का विमीय सूत्र होता है m l स्क्वायर t पावर -3 a पावर -1, और नीचे करंट में करंट का हो जाएगा एम्पियर यानी A। इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास R का विमीय सूत्र m l स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा R का विमीय सूत्र। कोई डाउट तो नहीं? ध्यान रखना, ओम के नियम में R नियत रहता है, इसलिए अगर आप ग्राफ खींचोगे वोल्टेज और करंट के बीच का, इस तरह से यहां पर वोल्टेज ले लिया और इधर ले लिया करंट, तो V और I के डिफरेंट डिफरेंट मान के लिए जैसे आप क्या करो, प्रैक्टिकल जब करो तो आप क्या करिए, V और I के डिफरेंट डिफरेंट मान निकालिए, कुछ मान आएंगे, इनको निकालिए, और निकालने के बाद एक ग्राफ खींचिए, और अगर वो ग्राफ ऐसे सीधी रेखा बन जा रही है तो कहेंगे इसमें ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये एंगल यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, उस केस में आर इक्वल टू निकालने का फॉर्मूला होगा क्या, tan थीटा, जो कि नियत रहता है। ठीक है, यही ग्राफ अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हो, करंट को ऊपर कर दीजिए और वोल्टेज को नीचे कर दीजिए, तो उस केस में इसका जो ग्राफ बनेगा ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये यहाँ एंगल अगर फाई बनाता हो तो उस केस में आर इक्वल टू हो जाएगा cot फाई। ठीक है, अगर एंगल करंट से ले रहे हो तो tan थीटा, और अगर एंगल आप वोल्टेज से ले रहे हो तो cot फाई, याद रखेंगे। ठीक है, एंगल अगर आप करंट से ले रहे हो तो क्या लोगे, एंगल करंट से लेने के लिए आपको tan थीटा आर इक्वल टू, और अगर वोल्टेज से ले रहे हो तो आर इक्वल टू cot फाई होता है। स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि ये एकदम सिमिलर है किसके, मैथ्स का एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx। ये क्या बताता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बताता है, क्या बताता है, एक सीधी रेखा बताता है, स्ट्रेट लाइन बताता है, जो कि ओरिजिन से पास होता है, मूल बिंदु से पास होता है, इसी के अनुसार ये क्या बन गया, एक सीधी रेखा बन गया। ठीक है, ना आगे बात करें चालकत्व की, तो देखिए प्रतिरोध है क्या, एक्चुअली प्रतिरोध का मतलब होता है जब आप किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो ना, तो विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है किसमें, ऊष्मा के रूप में। विद्युत ऊर्जा का जो व्यय होता है किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो वो ऊष्मा के रूप में व्यय जो हुआ, कितना व्यय हुआ, किसके कारण व्यय हुआ, तो वो जो जिसके कारण व्यय होता है उसी गुण का नाम क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध चालक के अंदर होता है, और ये जो प्रतिरोध होता है इसके कारण क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि जिसे आप कह सकते हो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब आप किसी कंडक्टर में उस विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय
प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव जिसके कारण आता है उसी का नाम क्या है, प्रतिरोध है। सीधी सा मतलब है जो विद्युत ऊर्जा का लॉस करता है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, जैसे ऊर्जा का लॉस हो नहीं सकता, ना नष्ट हो सकता, ना उत्पन्न हो सकता है, तो लेकिन विद्युत ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदल जा रही है उसमें ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा का जो लॉस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, प्रतिरोध के कारण। ठीक है, ना बात करें चालकत्व। चालकत्व एकदम उल्टा है प्रतिरोध का, यानी चालकत्व, इसकी परिभाषा अगर देनी हो तो चालकत्व क्या कहलाता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। और चालकत्व को जी से लिखा जाता है या कहीं कहीं कैपास से लिखा गया, तो जी इक्वल टू होता 1/r। इसका जो मात्रक होता है, जी का मात्रक आर का उल्टा हो जाएगा, यानी ओम इनवर्स। और इसके अदर मात्रक भी कुछ लिए जाते हैं, अन्य मात्रक जो प्रैक्टिकल पर्पस से यूज किया जाता है वो सीमन या साइमन कहा जाता है। सीमन या साइमन, साइमन एस से लिखा जाता है इसको, ये भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक यही है, ओम इनवर्स। एसआई मात्रक आपके पास यही मिलेगा, क्या, ओम इनवर्स। ना बात करें हम प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पर आखिर निर्भर करता है, जो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो अभी हम यहाँ पर ताप को निश्चित रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम मान रहे हैं कि ओम का नियम जब लागू हो रहा तब की बात है। तो प्रतिरोध की निर्भरता पहली बात है चालक की लंबाई पर, जो चालक तार होगा उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। तो चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा अगर तार छोटा है, अगर तार छोटा है तो बल्ब तेज जलेगा, और अगर वही तार बहुत लंबा कर दिया जाए, मैं डीसी की बात कर रहा हूं, एसी की नहीं बात कर रहा हूं, प्रतिरोध अगर आप तार बहुत लंबा कर देते हो तो उस केस में क्या होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए बल्ब स्लो जलने लगेगा। इसका मतलब क्या पता चला कि जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लंबाई पर, लंबाई बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा चीज, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी तार की मोटाई पर। तार अगर मोटा होगा तो प्रतिरोध उसका कम होता है, इसलिए कहते हैं मोटा तार लगाओ। ठीक है, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, अब दोनों को साथ में एक साथ कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों को एक साथ कंबाइंड करेंगे तो बन जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, एक नियतांक लगे जिसको रो से लिखते हैं, तो ये आर इक्वल टू बन जाएगा आपके पास रो इंटू एल बाई ए। रो एक नियतांक है और इसे कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक, से कहते हैं रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक। और इसकी खासियत क्या है, ये जो रो है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एल एन। चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर ये रो का मान निर्भर नहीं करता। और रो का मात्रक अगर पूछा जाएगा तो रो का जो मात्रक हो जाएगा, यहां से देख सकते हो, रो आपको अगर निकालना हो तो यहां से रो कितना बन जाएगा, रो बन जाएगा आर और ए गुणा हो जाएगा, यानी आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। और रो का मात्रक ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, यानी कि ये इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है।